दुश्मनी का आगाज बिल्ला ट्रकावाला के कत्ल के बाद। अकबरी मंडी में कोई कत्ल होते हैं, दो अमीरुद्दीन तारावाला और एक और बंदा को कत्ल होता है। उसकी FIR दर्ज होती है टीपू ट्रकावाला और ये हनीफ और शफीक और बाबा के खिलाफ। वो अपने बेटे को टीपू को उस FIR से क्लियर करवा लेता है। ये बिल्ला ट्रकावाला उनका कुछ करता नहीं, उनको जवाब देता है कि तुसी आप भुगतो। इस रंजिश की बिना पर वो हनीफ और हनीफा और बाबा जो है उसको बिल्ला ट्रकावाला को मर्डर कर देते हैं। वो चलते 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 दुश्मनी फिर इस हद तक पहुंच गई कि वाने अदल में टीपू पर एक अटैक हो गया। बड़ा जालिम अटैक था वो। जावेद भट्ट साहब का जो अफसोसनाक वाकया है, जावेद भट्ट से मेरी मुलाकात रही है। वो बेसिकली शरीफ इंसान था यार, उसका इन सारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। इसमें समझ नहीं आती कि ये मामला किस तरह से थमेगा। ऐसे लोग भी हमें नजर नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आते जो इन दोनों पार्टियों को बिठाकर इनके मामलात सुलझाने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि लाहौर में मामलात बड़े अजीबोगरीब चल रहे हैं और ये तमाम तर मामलात का आगाज़ 6 माह पहले होने वाले एक हादसे से हुआ, जिस हादसे के नतीजे में अमीर बलाज जो है उनका कत्ल हो जाता है। उसके बाद उनका करीबी दोस्त उनकी मुखबरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होता है, जो कि पुरअसरार तरीके से मुबैना तौर पे ज़ेरे हिरासत मारा जाता है। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद लाहौर की अहम शाहराह लाहौर के बीचों बीच केनाल रोड पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें 2 बाइक्स पे 4 अफराद सवार होके एक गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में जावेद भट्ट साहब का कत्ल हो जाता है और वो इस जहाने फ़ानी से चले जाते हैं। आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर मामलात पे मुख्तलिफ लोगों से राय लेंगे। इस वक्त हम ब्रांच रोड पे मौजूद हैं, जहाँ पे मकतूल जावेद भट्ट साहब का कारखाना मौजूद है। उनके दोस्त अहबाब से जानते हैं कि वो किस तरह की शख्सियत थे, और इसी प्रोग्राम में हम सीनियर सहाफ़ी और सीनियर क्राइम रिपोर्टर को दावत देंगे और उनसे जानेंगे कि ये मामलात किस तरह से आगाज़ हुए और अभी कहाँ तक पहुँचे और आगे क्या होने वाला है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम उनके कारखाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत से अफराद मौजूद हैं जिनके साथ भट्ट साहब का ताल्लुक़ था, जावेद भट्ट साहब का। इनसे जानते हैं कि भट्ट साहब किस तरह की शख्सियत है, क्या मामला थे। अब ये इनके कारखाने के बिल्कुल बाहर एक चाय का ढाबा लगा हुआ है, इनसे मामला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वहीद। आप इधर ही होते हैं? ये इधर ही होते हैं। भट्ट साहब का बड़ा दुख हुआ, बड़े अच्छे इंसान थे, गरीबों की बड़ी देखभाल करते थे। ये अड्डा भट्ट साहब ने हमें लगाया हुआ है, इधर चाय बनाओ, रोटी कमाओ, अपने रिज़्क़ कमाओ। ये अड्डा जो आप जिस पे खड़े हैं, ये जावेद भट्ट साहब ने लगाया? उन्होंने लगाया था। ये अड्डा तो लगा लो, कोई रेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिस्टम नहीं। क्या कहा कि आप बस काम करें, कमाओ, अपने बच्चों को खाओ, काम करो अपना। तो आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा जब ये खबर मिली होगी? बहुत अफसोस हुआ। भट्ट साहब आया करते थे कारखाने? आते 5-10 दिन के बाद चक्कर लगाते हुए। ठीक है, ज़रा देखने के लिए कि मामला कैसे चल रहा है। तो अभी यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत सी बातें बता रहे हैं। जावेद भट्ट साहब के साथ आपका ताल्लुक कैसा था, या आपने उनको किस तरह का देखा? बड़े अच्छे इंसान थे, हमारे लिए तो बहुत अच्छे काबिल एहतराम इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। सही। और ये आप बता रहे हैं कि ये उन्होंने लगवाया? ये उन्होंने लगाया हुआ था। यहाँ पे उनके बेटे वगैरह भी काम करते थे, उधर अड्डा उठा लिया कारपोरेशन ने। फिर भट्ट साहब ने बोला तुम इधर लगा लो। अच्छा, मतलब कि वो कारपोरेशन आया आपका अड्डा उठा के? हमारा अड्डा उठा लिया उधर। तो भट्ट साहब ने कहा आप यहाँ पे अपने बच्चों का रिस्क कमाएं। अच्छा, तो उनके बेटे वगैरह भी यहाँ पे आते होते हैं? नहीं, इधर कम आते हैं। अच्छा, वो आगे उधर होते हैं। अच्छा, दूसरे कारखाने में होते हैं। मतलब यहाँ पे वो कभी कभी देखने के मामला कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से भट्ट साहब मेरा ख्याल है ताजर जो यूनियन थी या उसके सदर भी थे? सदर भी थे। सही सही सही। यहाँ पे दीगर अहबाब भी मौजूद हैं। नाज़रीन, ये तमाम लोग जो हैं भट्ट साहब को जो है जानते भी थे और भट्ट साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक भी था। हम और भी दीगर लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी यहीं पे होते हैं? जी सर, यहीं पे काम करते हैं? इसी कारखाने में करते हैं या पास में? साथ जी। आपको भी जावेद भट्ट साहब को पता तो होगा? बहुत नाइस आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। मुलाकात की आपकी? काफी मुलाकात थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो आपको ये खबर जब पता लगी तो आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा? अफसोस हुआ, बहुत नाइस आदमी थे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम थे, बहुत नाइस आदमी थे। सही। तो आया करते थे भट्ट साहब यहाँ पे? जी, अक्सर आया करते थे। अक्सर आया करते थे। और मुझे थोड़ा सा बताएं कि भट्ट साहब जब आते थे तो किस अंदाज में आते थे? कोई गार्ड वगैरह या कोई इस तरह? नहीं, कोई गार्ड वगैरह नहीं, आम से जैसे सिंपल से आदमी आते वैसे आते। मतलब कि कोई अपने साथ बंदा कोई साथ उनके नहीं होता था? कोई नहीं होता। अकेले ही गाड़ी ड्राइव करके आते थे? जी। और जिस दिन नाज़रीन ये हादसा पेश आया उस दिन भी वो अकेले ही थे? उनके साथ कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी, कोई वेपन कुछ भी नहीं था?
सही, बहुत नाइस आदमी थे, गरीबों के हक में बहुत अच्छे आदमी थे, मतलब किसी को कि तंग नहीं करना, किसी को कुछ मदद करनी लोगों की, करनी, जो जी, जी। अगर जो करता हूँ। आपके सामने ही देखो, ये रेडी वाला जो है, ये छापा लगाया चाय वाला, उसके साथ कोई रेंट वगैरह कोई पैसा नहीं, देखो कौन लगाने देता है, कोई भी नहीं लगाने हाँ, देता, नहीं बिल्कुल देता, ऐसे ही हाँ है जी। कि वो बता रहे हैं कि खुद जी, जी। उससे कहा कि अगर तुम्हारा बैठो। उन्होंने अड्डा उठा अपने दिया। बच्चों की रोजी कमाओ, बैठो रोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भट्ट साहब के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप भी यहीं पे होते हैं माशाल्लाह? जी जी, यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और ये साथ ही हमारी व्हाट्सएप की दुकान है। यहाँ पे रोज़ सुबह वो आते थे और नेक इंसान थे, हमसायों का बहुत ख्याल रखते थे। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मंजिलें आसान फरमाए। बस ये उनकी लिखी उतनी हुई थी, तो मेरी तो रिक्वेस्ट है दोनों फरीकों से कि यार इस दुश्मनी को ख़त्म कर दें। छोटी सी ज़िंदगी है, कुछ नहीं है इस ज़िंदगी में, तो ये देखें भट्ट साहब चले गए हैं, सब ने चले जाना है, तो अगर हंसी खुशी हम ये ज़िंदगी गुजार लें तो सबसे अच्छा है। तो अगर मेरी बात तो भट्ट साहब के बच्चे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है और दूसरी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि यार ये आप ना दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें। ये अगर आप ये ख़त्म कर देंगे तो ये आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा होगा। अगर ये आपने इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाया तो ये दोनों ख़ानदानों के लिए नुकसान है। देखें तबाह तो वो लोग भी हुए हुए हैं, इधर से भी नुकसान हो गया है, और ये ऐसा नुकसान है इंसान की जान जो दोबारा सब कुछ मिल जाता है, इंसानी जान नहीं मिल सकती। अच्छा, बहुत से लोग यूट्यूब पे अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। भट्ट साहब की शख्सियत को आपने किस तरह देखा, किस अंदाज में आया करते थे यहाँ पे जब आया करते जी? थे? भट्ट साहब हमारे हमसाए थे। मेरा देखें, मेरा तो कारोबार ही ट्रांसपोर्ट का है और मेरा सारा माल रोड के ऊपर होता है, और हमें पूरी भट्ट साहब सपोर्ट करते थे, फेवर करते थे। अगर कोई हमें डिस्टर्ब भी करता था, पुलिस वाले आ जाते थे या कोई और दूसरा मामला होते थे, कोई मतलब कोई रोड पे आने वाले कारपोरेशन वाले, भट्ट साहब हमें पूरी तरह सपोर्ट करते थे और फेवर करते थे। ये उनकी एक अच्छाई थी, एक नेक नामी थी जो उनके साथ अब अगला ये उनके ज़िंदगी में काम आई इंशाल्लाह। जब वो यहाँ पे आया करते थे तो क्या कोई जी गार्ड शरीफ शार्ड, नहीं, वो बिल्कुल शरीफ इंसान थे। बाज़ का तो वो ड्राइवर साथ होता है, बाज़ का खुद वो गाड़ी अपनी ड्राइव करते हाँ जी, ड्राइविंग खुद करते थे आप? सही, खुद ड्राइव करके लाते थे जी, खुद की ड्राइव करते सही। थे। तो इनका अपने ये बाकी मतलब कि वो प्रॉपर एक ताजर थे, उनका किसी और मामला से कोई? जी वो उसका तो मुझे नहीं पता, ताजर थे वो, यहाँ के अब अच्छे लीडर और रहनुमा थे यहाँ यानी कि यहाँ पे वो जो ताजर जी जी यूनियन है उसके सदर भी थे ना? जी जी, ताजर यूनियन के यहाँ के सदर थे और यहाँ पूरे प्रांत रोड को वो फेवर भी करते थे। बड़ा अफसोस हुआ होगा जब आपको ये खबर जी पता जी, हमें तो एकदम ही शौक सा लगा है पत्नी के, या क्योंकि जाहिर है जब रोज़ आने वाला बंदा हो और दूसरे दिन पता चले कि जी आज वो नहीं है, हम में नहीं है, हम चले गए हैं, तो एक शौक तो होता है, एक तकलीफ़ तो होती है। बिल्कुल। तो वो बस अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आप हमसाए हैं जी, यहाँ जी। पे, यानी कारोबारी लिहाज से आप हमसाए जी बनते जी, हैं? हम साए हैं, बिल्कुल हम सही सही। ये नाज़रीन, ये भी ब्रांच रोड पे इनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और बता रहे हैं कि भट्ट साहब क्योंकि इस मार्केट के बड़े ताजिर थे और तमाम ताजरों के जो यूनियन है उसके सदर भी थे, तो कह रहे हैं किसी हवाले से कभी किसी ताजर को किसी किस्म का भी कोई इशू होता था, कोई यूनियन या कोई कॉरपोरेशन आ गई या कोई पुलिस आ गई, तो उस हवाले से तमाम लोगों को मदद किया करते थे, कोशिश करनी किसी का कोई नुकसान ना हो जाए। फिर ये जो पीछे चाय वाला ढाबा है, बता रहे हैं कि इसका कॉरपोरेशन ने उठाया, तो इसे कहा कि आप यहाँ पे लगा लें और अपने बच्चों का रिस्क कमाएं। जी ने वहाँ मेन रोड से उठा के ना इन्हें यहाँ ला के अपने पास बैठा लिया कि यार आपका रिजक, आपके बच्चों की रोटी ना खराब हो, आप अपना रिजक कमाएं। बता रहे हैं कोई रेंट शेंट कुछ भी नहीं, कहा जी, कि कुछ नहीं, तुम कुछ इस नहीं बिल्ला किया। यहाँ बैठो अपना जी ऐसे ही, कारोबार बिल्कुल करो। ऐसे ही है। तो ये भट्ट साहब के हवाले से, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना जहाँ पे भट्ट साहब का कारोबार मौजूद है, जहाँ पे उनका हल्का अहबाब मौजूद है, जहाँ पे उनके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, हम उनसे ये दीगर जो दोस्त अहबाब फैमिली से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कि इस वक्त एक परेशानी है, वालिद जिस तरह से दुनिया से चले गए उनके, और फिर वालदा की तबीयत उनकी इस वक्त नासाज है, तो इस वजह से हम यहाँ पे जो उनके कारोबारी लिहाज से हमसाए या दोस्त अहबाब है, उनसे उनके बारे में बातचीत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है आपका? मेरा नाम फरहान है। फरहान भाई, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और आपके बिल्कुल हमसाए थे, तो आपकी को किस तरह के मामला थे, आपने आते जाते ज़रूर देखा होगा? भाई मेरी तो बेसिकली भट्ट साहब अच्छे इंसान थे, ठीक थे, जैसे एक हमसाया होता है आपका, तो मेरी खैर उनसे मुलाकात तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन चलते फिरते फिर भी
सलाम दुआ जो होती थी तो हमेशा जो है ना वो खुश इखलाक ही मिलते होते थे, हाल चाल पूछ लेते थे, ठीक ठाक हो, सब खैरियत है, तो इससे ज़्यादा हमारी उनके साथ मुलाकात नहीं। आप बता रहे हैं कि आपके वालिद साहब यहाँ पे बैठते थे? हाँ, वालिद साहब यहाँ ही बैठते हैं, तो आज नहीं है, इधर हाजिर नहीं है, आज घर है काम से। तो भट्ट साहब इधर, मेरा मतलब है कि अपने मामला में बिजी रहते थे, उनका वर्कशॉप थी, काम करते थे, बाहर शोरूम भी है उनका, तो मसरूफ लाइफ थी उनकी। सही। हाँ, भट्ट साहब माशाल्लाह बहुत ताज़र आदमी थे, वो ओपन माइंड में फिरते थे, उनको कोई पता ही नहीं था कि हमारे साथ ये मामला हुए हैं या नहीं हुए। हम भी उनके पास बैठते थे, वो बाहर बैठते थे, तो उनको तो माइंड में ऐसा नहीं था। उनको कुछ लोग बोलते थे कि यार इधर ये मामला था, लेकिन वो ऐसे आदमी, उनको पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये मामला तो जने वो घर से भी निकलते थे, अकेले निकलते थे, आते जाते थे, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे, या किसी और इनके आगे शोरूम है, वो पैदल यहाँ से चले, कोई ऐसी बात नहीं थी हमारे माइंड में कि उनके साथ हुआ बहुत जुल्म है, ये ज़्यादती हुई उनके साथ, जो भी है किसने भी किया, लेकिन ये ज़्यादती हुई इनके साथ। आपकी मुलाकात थी? सर हम मुलाकात की, हम उनके पास ही बैठते थे, उनके साथ भी हम बैठे हुए हैं सर, इधर बैठे हुए हैं, सीधी सी बात, ये पूरी मार्केट उन्हीं की है। अच्छा, ये भट्ट साहब की मार्केट है? हाँ सारी उनकी मार्केट है, हम उन्हीं के साथ से इधर बैठे हुए हैं। अच्छा, हमें कोई ऐसा माइंड नहीं था कि हमें कोई इधर कोई ऐसे बोलेगा ना, उनका हर बंदे के साथ उनका अच्छा ताल्लुकात थे, किसी के साथ कोई ऐसी माइंड नहीं था कोई क्या वो किसी के साथ बदखलाकी से बोले तो बना, ऐसी कोई बात नहीं हुई, प्यार मोहब्बत। शरीफ आदमी थे? बहुत शरीफ आदमी थे वो, 5 वक्त नमाजी थे माशाल्लाह, कोई ऐसी बात उनमें नहीं थी कि, पर सर ये जो भी हुआ है उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है। सही। आपको जिस टाइम ये खबर तकरीबन उससे 2 दिन पहले हमको यहाँ पे दुकान पे मिले थे वो। अच्छा, 2 दिन पहले आए थे, शॉप पे आए थे? उनने हमने सलाम दुआ ली उनके साथ, तो वो कुछ उनके कोई आदमी उनके मिलने आए, वो अंदर चले गए, तो सलाम दुआ के फिर वो उसके बाद हमारी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं। आखिरी मुलाकात इस हादसे से 2 दिन पहले तकरीबन हमारे साथ। आपको ये खबर किस वक्त पता लगी? हमें सुबह पता चला कि उनको कोई ऐसा मामला उनके साथ हो गया है, इधर ही मार्केट में पता चला था, क्योंकि इनकी शो बंद हुई है, इनको कोई फ़ोन आया है कि मामला तो है, लेकिन ये मामला तो हमें इसके अलावा इसका कोई कुछ। सही। तो आप बता रहे हैं कि यहीं पे महफिल लगा करती थी कि भट्ट साहब पूरी मार्केट वालों के साथ? उनको मैं ये कह रहा हूँ कि वो जैसे हम घूम रहे हैं, उनका ऐसे ही था, उनका कोई इशू नहीं था कि वो किसी के साथ यहाँ झगड़े हैं, या किसी खौफज़दा थे, या कोई ऐसी बात नहीं थी। कितना बड़ा हादसा उनके साथ भी हुआ है, लेकिन जो ये जो हो गया इसका तो मारी भी नहीं था वो। मैं कह रहा हूँ पैदल यहाँ से वहाँ अपनी शॉप पे जाते थे, ये इनका गोदाम है, यहाँ पे काम करते थे वो, इनका सारा वो तो शोरूम है, पैदल जाना उन्होंने कभी भी कोई बाइक या कोई गाड़ी का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। और यहीं पे शाम को सारे दोस्त साहब इकट्ठे हो रहे हैं, लोगों से उनके मसाइल पूछ रहे हैं? सर आप यहाँ से किसी से पूछ लें, उनका किसी के साथ कोई ऐसे मामला नहीं थे। सही। और यहाँ पे ताजिर यूनियन के सदर भी हैं वो? सर बिल्कुल, वो सदर भी थे। सही। और मैंने सुना कि अगर किसी को कोई मामला वगैरह, कोई पुलिस तंग कर रही है तो कोशिश करते थे कि उसकी मदद करवा दें। इनके होते हुए हमें किसी का डर है ही नहीं, कोई पुलिस वाला इधर आता ही नहीं था। कोई मामला होते भी थे तो भट्ट साहब खुद ही संभाल लेते थे? हमारा कोई हमें पता ही नहीं है, बच्चों जैसा हमारा हाल है, ये मार्केट में बैठे हुए हैं, बच्चों सर हमारे वो जाने उनका काम जाने, हमें कोई तल्लुक वास्ता किसके साथ नहीं है। सही। बस ये मामला था, लेकिन उनके साथ जाती है सब जो भी हुआ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर में पिछले तकरीबन 6 माह में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल बनी, और ये तमाम मामला शुरू होते हैं अमीर बलाज के मर्डर से। उसके बाद अगर तकरीबन 2 हफ्ते पीछे जाएं तो अमीर बलाज केस का जो मरकज़ी किरदार था, जिस पे उसकी मुखबरी का इल्ज़ाम था, उसको जिस अंदाज में उसका CIA की हिरासत में जिस तरह से उसकी हलाकत होती है, और उसके बाद जावेद भट्ट साहब के साथ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और ये वाक़या जिस रोड पे पेश आया, मतलब कि ये कोई लाहौर की कोई ऐसी साइड नहीं थी जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कोई आमदोरफ्त ना हो, या बहुत ज़्यादा वो कैमरों के ज़ेरे साया ना हो। ये लाहौर का एक अहम शाहराह थी जो कि माल रोड को जाके कनेक्ट होती है, और वहाँ पे इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हो जाना। तो उसी सिलसिले में इस वक्त हमने दावत दे रखी है, सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा लंबा अरसा जो है क्राइम को रिपोर्ट करते रहे हैं, और तमाम अखबारात और तमाम TV चैनल्स पे इन्होंने अपनी जो पेशा वराना सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवाया। और इनका तारुफ मज़ीद आपको ये करवाता हूँ, एक तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, और इन्होंने इस दुश्मनी के जो तमाम तर किरदार हैं उनसे मुलाकातें भी की, और उनके साथ एक लंबा अरसा भी गुजरा, क्योंकि जो सहाफ़ी होता है वो कोई भी पार्टी तो नहीं होता, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाता है खबर की तलाश में। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर मिर्ज़ा साहब। सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बहुत से लोग इसको सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब अंदाज में जो है पेश कर रहे हैं, जिसको जो समझ आ रहा है उसमें कोई हकीकत है, सदाकत है, नहीं है, वो बस करी जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप आगाज़ 90s से करें, क्योंकि आप उस वक्त जो है इसको कवर भी कर रहे थे, रिपोर्ट भी कर रहे थे, फिर आपका ये मुलाकातें भी थी ट्रकों वाली फैमिली से और दूसरे जो भट्ट बरादरान हैं। तो
बताएं इसका आगाज़ कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं कोई क्रिकेट मैच था, कुछ लोग कहते हैं कोई प्रॉपर्टी का मामला थी। इस सारे दुश्मनी का मामला का आगाज़ कैसे हुआ? हमजा ये कोई 93 से पहले की बात है। टीपू ट्रक्का वाला का वालिद जो था बिल्ला ट्रक्का वाला, उसकी ज़िंदगी में ग्वाल मंडी में ना कोई क्रिकेट खेलने पे कुछ लड़कों का झगड़ा हुआ था आपस में। वो एक पार्टी जो थी वो इधर तीफी भट्ट वगैरह की थी, दूसरी पार्टी इनकी ट्रक्का वाला के कोई जानने वाले थे, अजीज़ कारब थे। वो झगड़ा हुआ उनके दरमियान, कुछ झगड़े ने थोड़ी हाइप क्रिएट की, लेकिन कुछ थोड़े से दिनों में ना कुछ लोगों ने पढ़ के सुलह शुलह करवा दी थी उनकी। उसके बाद कुछ एक दफ़ा और इनके दरमियान को लिटिगेशन किसी प्रॉपर्टी के हवाले से हुई थी। वो उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्वमेंट इधर तीफी भट्ट वगैरह के भी थी, उधर से बिल्ला ट्रक्का वाला। वो खैर वो मामला इनके सॉर्ट आउट हो गए थे। मतलब कि जो खूनी दुश्मनी थी उसका भी आगाज़ नहीं खूनी हुआ? दुश्मनी का आगाज़ जो होता है ना इनका, वो होता है बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद। अच्छा। कुछ अरसे के बाद, चंद साल बाद, क्योंकि जिन लोगों ने बिल्ला ट्रक्का वालों को कत्ल किया है ना, उन बाबा हनीफा वगैरह, शफीक बाबा, ये दो भाई हुआ करते थे। इन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल किया था। इनको कत्ल करने के बाद वो उनका ताल्लुक बन गया तीफी भट्ट वगैरह के साथ। ठीक है। जब उनके साथ ताल्लुक बन गया उनका, तो उस ताल्लुक की बेस पे इनकी आपस में मुखालफत जो है ना वो शिद्दत इख्तियार करती है। अच्छा, ये जो आपने नाम लिए दो, ये तो इसी फैमिली के गार्ड्स के तौर पे काम करते थे ना? ये बिल्ला ट्रक्का वाला के गनमैन हुआ करते थे। ठीक है। इनका हनीफा और शफीक बाबा जो दो भाई थे ना, इनका वालिद इधर अड्डे में मुलाजमत करता था। ठीक है। तो ये अपने वालिद को मिलने आते थे ना, तो बिल्ला ट्रक्का वाला ने देखता था, माशाल्लाह फिट थे, बॉडी बिल्डर थे, नौजवान थे, गर्म खून था। तो उसने बिल्ला ट्रक्का वाला ने इनके वालिद को कहा कि यार ये इसको ना, इनको मेरे पास भेज दो, यहाँ पे चलो मुलाजमत भी होगी, को रोजगार लग जाएगा इनका, तो बजाय इसके कि इधर उधर फिरते रहे। तो वो उसने इनके साथ उसको जोड़ दिया। वो बतौर गनमैन भी उसके साथ रहे। फिर बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा टीपू ट्रक्का वाला जो था, वो और ये तकरीबन हम उम्र हुआ करते थे। तो उनकी आपस में दोस्ती भी हो गई। तो वो दोस्ती चलते 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 काफी, मतलब हम प्याला हमने वाला हो गए एक तरह से वो। अच्छा, इस दौरान ना अकबरी मंडी में को कत्ल होते हैं, दो, अमीरुद्दीन तारा वाला और एक और बंदा को कत्ल होता है। उसकी FIR दर्ज होती है टीपू ट्रक्का वाला और ये हनीफ और शफीक और बाबा के खिलाफ। अच्छा, मतलब ये टीपू भी नामजद हो गए, वो भी नामजद, और वो दोनों भाई भी नामजद हो गए। अब उसमें से जब FIR दर्ज होती है तो बिल्ला ट्रक्का वाला असर रसूख वाला इंसान था, पैसे वाला भी था, पुलिस में भी उसका अच्छा असर रसूख था, ताल्लुक तो वास्ते थे। वो अपने बेटे को, टीपू को, उस FIR से क्लियर करवा लेता है। ठीक है। अब पीछे रह गया वो बाबा हनीफा और साथ उनके और जो 2-3 लोग इश्तिहारी उस टाइम के होते हैं, वो उसमें फंसे रहते हैं। ये बिल्ला ट्रक्का वाला उनका कुछ करता नहीं, उनको जवाब देता कि भाई तुसी आप भुगतो। अब इस रंजिश की बिना पर वो हनीफ और हनीफा और बाबा जो है उसको बिल्ला ट्रक्का वालों को मर्डर कर देते हैं। अच्छा, कि यार ये हमारे पीछे पैरवी नहीं की, हम इनके लिए काम अड्डे पे घुस के आके ना 2 अटैक करते हैं वो बिल्ला ट्रक्का वाले पे। पहले अटैक में वो बच जाता है, वेरी नेक्स्ट डे दोबारा अटैक करते हैं फिर वो। अच्छा। और दूसरे अटैक में वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं। मफरूरी के दौरान ही उनका राब्ता तीफी भट्ट वगैरह के साथ होता है। ठीक है। अब जब इनके साथ राब्ता होता है तो बिल्ला ट्रक्का वाला के जो दोस्त है, वो आप कह लें, को पुलिस अफसरान कह लें, वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये तीफी भट्ट वगैरह के साथ राब्ते में है, जो इश्तिहारी हैं बाबा हनीफा वगैरह। वो इनको भी बताते हैं कि जी वो बटा दे नाल मेल जो लेगा उन्होंने दे राब्ते च ने, उन्होंने पता होंदा। तो वो एक ना मतलब के परसेप्शन बनती गई कि यार ये शायद मेरे वालिद के कत्ल में जो है ना तीफी भट्ट वगैरह का भी हाथ है। ठीक है। क्योंकि इससे पहले कोई थोड़ी बैकग्राउंड तो थी उनके दरमियान, हाँ, कुछ ना कुछ चपलिश चल रहे थे मामला जो थे। तो अब हालांकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमने देखा है, बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल से तीफी भट्ट, गोगी भट्ट वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा। वो उसमें कभी इन्वॉल्व नहीं रहे। ठीक है। उन्होंने इस चीज़ की मतलब के हमारे साथ बैठ के डिस्कस भी हुआ। ये तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने सफाइयाँ दी, मतलब उनका कहना ये था, वो हर तरीके से यकीन दिलाया करते थे कि हमारा इस कत्ल से ताल्लुक नहीं है, ये ज़बरदस्ती हमारे गले में ढोल डाला गया। अच्छा। तो हम बजा रहे हैं बस उस ढोल को अब तक। ठीक है। तो वहाँ से ये सिलसिला इनका आपस में जब शुरू हुआ है, तो वो आप तक देख लें कि वो कितना नुकसान हो गया उसमें टीपू भी मर्डर हो गया, ये अमीर बलाज मर्डर हो गया। दोनों ग्रुपों के दौरान
5-5 कत्लों की झूठी FIR दर्ज होती रही, जिसका जहां बस चलता रहा ना वो अपना दाव लगाता रहा वहां पे। अच्छा आमिर भाई, ये इतना 30 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा का अरसा हो गया, इसमें किसी ने कोशिश नहीं की कि यार ये दोनों जो हैं लाहौर के बड़े ख़ानदान हैं, माली लिहाज से बड़े बेहतरीन हैं, हर चीज़ के हवाले से ये दोनों जो हैं लाहौर के बड़े नुमाया ख़ानदान हैं, इनकी आपस में सुलह करवा दी जाए, कोई बीच में कुछ तरह मैं की आपको कोशिश बताऊं, टीपू के जो मामू है ना भाई पहलवान और एक बच्चू पहलवान, मिड 90s लेट 90s में उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार ये दुश्मनी ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि ये मामला आगे ना बढ़े। और इसमें मेरा और हमारा एक और दोस्त था, वो आजकल अब्रॉड में है, हमारा टीपू के साथ ताल्लुक़ होता था, बड़ा अच्छा रिलेशन हमारा रहा उसके साथ मिलना जुलना, और इसके बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी था। ये बलाज हो गया, मौसब हो गया, और ये फाते जो है छोटे छोटे बच्चे होते थे वहाँ पे हमारी गोद में खेलना, उन्होंने इस तरह, मतलब कि आपका टीपू ट्रका वाला के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो इस दौरान हमारा ताल्लुक इधर तीफी बट वगैरह से भी बना था। तो उस दौरान हमने कोशिश की थी एक दफ़ा कि इनकी कुछ सुलह हो जाए। ठीक है, अब उसमें इसके टीपू के बड़े बच्चू पहलवान भाई पहलवानी थे, लेकिन चलती टीपू की थी। टीपू की चलती थी, और टीपू जो था ना वो कुछ कहने सुनने में अपने घर की खवातीन के कहने सुनने में था। मतलब कि जो उन्होंने खवातीन ने कहा ना तो वो उस तरफ लगा करता था। तो कोशिश हमारी कामयाब नहीं हो सकी। हमारी कोशिश थी कि चलो यार इनकी सुलह हो जाए, आपस में गपशप टेलीफोन की हद तक, अगर आपस में कोई गलत फहमी है तो वो दूर कर लें। मेल मिलाप के तो चक्कर में नहीं थे, कभी कहीं के इकट्ठा करके इनको सुलह करवाई जाए। तो वो उस टाइम तो सीधी सी बात बताऊं यार, एतबार किसी पे भी नहीं होता था कि कोई बंदा अपने दिल में रंजिश रख के कोई प्लान कर जाए कि जी चलो आओ इकट्ठे थे, वो वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो जाए। तो ये सारी बातें आप लोग ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों एक बार कॉल पे बात करके जो भी रंजिश मामलात हैं आपस में क्लियर कर ले, देख ले। कुछ हद तक मामलात इनके सेटल भी हुए, कोशिश भी की गई, तैयार भी होते थे, लेकिन अगले दिन सुबह जब टीपू घर से वापस आता था ना तो मेरे साथ उसकी डिस्कस, मैं कहा हाँ पहलवान की दस करना की है कि जेन बने हैं। तो वो मुझे कहा करता यार मेरी फुफियां कहदियां ने कि तेरे प्यो दे कत्ल च शामिल है ने सुलह नहीं करनी। वो फिक्रा मुझे आज तक उसका याद है। वो कहता था, मैं कहा यार फिर किस पासे जावांगे असी, किस तरह होएगा मामला। वो खैर कोशिशें हमारी नहीं रायगा गई, कामयाब नहीं हुई। वो फिर उसके बाद हम बैकआउट कर गए इस मामले से सारे से। वो चलते 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 दुश्मनी फिर इस हद तक पहुंच गई कि ईवान अदल में टीपू पर एक अटैक हो गया। बड़ा जालिम अटैक था वो, ठीक है। और वो अटैक करने वाले भी इश्तिहारी वगैरह इश्तिहारी थे, और बड़ी सीरियस कंडीशन रही है। मैं कई हफ्ते एडमिट रहा वो हॉस्पिटल में इस मामले में। उसके बाद फिर इस पे ये तीफी बट वगैरह पे FIR दर्ज करवा दी उन्होंने। मलक पार्क में इंसिडेंट हुआ था, एक 7-8 मर्डर हुए थे। ईद मिलादुन्नबी पे ताहिर प्रिंस पर फायरिंग हुई थी, वो FIR टीपू ने इन पे करवा दी। FIR झूठी थी वो, लेकिन उसमें इनको को 2.5-3 साल का सेका आया इनको, ठीक है। इन्होंने लाहौर मुल्क से बाहर गुजारे हैं वो टाइम, उसमें क्लियर होके आके जब ये वापस आके बैठे हैं तो इन्होंने फिर हर किसी ने अपनी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। मतलब उस टाइम तो फिर वो कोई भी दूसरी फैमिली का बेहतर नहीं सोच रहा था, फिर आप उसको बतौर दुश्मनी देख रहे थे कि यार दुश्मनी थे, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, और उनका जिसका जहाँ कहीं दाव लग रहा था ना वो अपना दाव लगा रहा था उस दौर में अपना। अच्छा, टीपू से आपकी आखिरी मुलाकात कोई आपको याद हो? टीपू से मेरी आखिरी मुलाकात लेट 90s की बात है यार ये। उसके बाद तो फिर उसके बाद एक दफ़ा मेरी उसकी फ़ोन पे बात हुई थी, उसकी कॉल मुझे आई थी जब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी 5 कत्लों की। अच्छा, ये लाहौर होटल चौक में जफरी नत और उसके 4 साथी मर्डर हुए थे। उसकी FIR उसके खिलाफ दर्ज हुई थी। उस दौरान कोई खबरें वबरें लग रही थी अखबारों में ना उसके खिलाफ, तो ये यहाँ से खैर साइड पर हो गया था, कहीं निकल गया था टीपू। तो उसकी मुझे एक कॉल उस टाइम आई थी, उन खबरों के हवाले से उसने मेरे से गिला शिकवा किया था, या दूसरे लफ्जों में कह लो कि मुझे थ्रेट किया था उसने उस टाइम। अच्छा, क्या कहते थे? आपके तो बड़े अच्छे दोस्त थे, मैंने सुना। थे ना, लेकिन बस वो उसको किसी ने फीडबैक दिया कि ये खबरें जो है ना मैं लगवा रहा हूँ या मैं लगा रहा हूँ, तो इस हवाले से उसकी
की कॉल मुझे आई थी। मैंने ये खबर मैंने दी भी नहीं थी जानवर को खबर। वो एक हमारा दोस्त आमिर शहजाद है, मेरा हमनामी है, हम जिना अखबार में होते थे उस टाइम ना इकट्ठे, तो आमिर शहजाद ने वो खबर दी थी कहीं। अच्छा, तो वो हम नाम होने की वजह से उसको किसी ने फीडबैक दिया कि जी वो आमिर जरा ना उन्हें खबर दी है। अब उसने मेरा नंबर तो नहीं था उसके पास, लेकिन किसी से उसने मेरा नंबर लेके तो मुझे कॉल की थी, बस लास्ट टाइम मेरी उससे वो बात हुई थी। अच्छा, जब ये टीपू का मर्डर होता है एयरपोर्ट पे, तो ये क्या काफ़ी लंबे अरसे के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे थे? नहीं कि कुछ दिनों के लिए गया हुआ था, बल्कि खामोशी से गया था, किसी को पता भी नहीं था। लेकिन ये दुश्मनदार जो होते हैं ना, एक दूसरे की खबर रखते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि मतलब कि जो इनके घरेलू मुलाजिम होते हैं वो भी इन्फॉर्मर होते हैं दूसरे ग्रुप के। वो सिर्फ उनको अंदर की खबर बातचीत के हवाले से कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है वहाँ पे। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है, और मैंने अपने मतलब कि मेरे बैठे हुए भी मतलब कि कुछ किसी से कोई बातचीत उन्होंने की तो पता लगा कि ये मतलब कि टीपू का कोई मुलाजिम है या उधर से कोई मुलाजिम है जो उसको इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। अच्छा, कि ये मतलब कि आप किसी पे एतबार ही नहीं कर सकते। एतबार की बात नहीं है हमजा। देखें, एक तो मतलब कि मुतवस्सित तबके से जिनका ताल्लुक होता है ना, उनके लिए दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। पहला, उनको लालच पैसे की दी जाए, अगर कोई लालच में नहीं आता तो फिर उसको डराया जाता है। ठीक है, वो डर की वजह से जो है ना वो उनकी बात मानने को तैयार होता है। अच्छा आमिर भाई, थोड़ा सा आगे आते हैं कि मतलब कि 2010 में टीपू के ऊपर हमला होता है और वो उसमें मतलब कि जहाँ भाग हो जाते हैं। उसके बाद बड़ा लंबा गैप आया, और बिलाल जो है उसको जब सोशल मीडिया पे देखा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब भी वो बात किया करते थे, इंटरव्यू किया करते थे, तो उनकी बड़ी मुस्बत शख्सियत लगा करती थी कि यार ये अब हम तो नहीं चाहते कि इस तरह की चीज़ें आगे बच्चों में जाए। ये 14 साल बाद हुआ क्या कि अचानक से बिलाज का वाक़या हो गया, और इसमें कौन मुलव्विस था? क्या जो FIR कटी उसमें कोई हकीकत थी, नहीं थी, गलत कटी, क्या मामला था? अब जा इसमें ना मैं आपको बताऊं कि टीपू के मर्डर के बाद ना इनको भाइयों को, बलाज और इसके भाइयों को उसकी वालदा लेके अब्रॉड चली गई थी। काफ़ी अरसा बाहर गुजारा है उन्होंने। बाहर से आके इन्होंने अपना कारोबार देखना शुरू किया, और कुछ लोगों ने इनकी तीफी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। बस जिस तरह से जो चल रहा है अपने अपने ध्यान में रहें, हम एक दूसरे की तरफ ध्यान ना करें। बलाज से भी गुफ्तगू होती रही, तीफी वगैरह की, बलाज की वालदा के साथ भी गुफ्तगू होती रही। ठीक है, वो मामला चल रहे थे। अब इन मामलात में ना सबसे ज़्यादा खराबी पता कौन करता है? अब साथ वाले जो लोग होते हैं ना, जो बेनिफिशरी होते हैं, जो उनसे कुछ मफाद ले रहे होते हैं, फाइनेंशियली कह लें या दूसरे मफाद, जो भी मतलब कि आप समझ लें, वो लोग खराबी का बायस बनते हैं। जस्ट लाइक एहसन शाह का जो किरदार था इसमें। अब इसमें उसको एक दिन बैठे हुए ना 2016 की बात है, किसी जगह ये बलाज अड्डे पे बैठा हुआ था अपने, या किसी और जगह पे था, काफ़ी दोस्त वगैरह इकट्ठे थे, तो इसको ना किसी ने उकसाया बाप के, इसके वालिद के मर्डर के हवाले से कि ऐसे को बात शुरू कर दी। अब वो मेरे ख्याल से कुछ शायद कुछ नशे वशे में थे, क्या था, वहाँ से ये गुस्से में अग्रेसिव होके उठे हैं। उठ के इन्होंने ग्वाल मंडी जाके गोगी भट्ट के घर अंधाधुंध फायरिंग की है, टिका के फायरिंग की है। वहाँ से निकले हैं, आगे नसीराबाद चले गए हैं, तीफी भट्ट के घर के बाहर, वहाँ पर फायरिंग की बड़ी टिका के। तीफी भट्ट के घर जब फायरिंग हुई है ना, तो तीफी भट्ट के फैमिली में पूरा खानदान इकट्ठा हुआ था उसके घर। कोई फंक्शन था, आई थिंक बर्थडे थी, शायद तीफी भट्ट की बर्थडे थी नेक्स्ट डे। तो उस सिलसिले में ना सारी फैमिली, बहनें, भांजे भांजियां, छोटे रिश्तेदार सारे इकट्ठे हुए थे। ठीक है। और फायरिंग, मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी कि उस दिन ना तीफी भट्ट के गनमैन भी कुछ छुट्टी पर पे थे। को 2-4 लोग मेरे ख्याल शायद ड्यूटी पर थे, बाकी छुट्टी पर थे। अब उस फैमिली में, बच्चों में, ख्वातीन में इस कदर खौफ पैदा हुआ कि वो खौफ मतलब कि वो देखा नहीं जा रहा था। इस कदर मतलब हरासमेंट हुई है उस फायरिंग के नतीजे में। उनकी ये सोच थी, उनको एक लगा कि शायद आज सारा खानदान जो है ना ख़त्म हो जाएगा। यानी अचानक से आप एक्सपेक्ट ही ना कर रहे हो, अचानक से वो इस किस्म की वहाँ पे थिंकिंग उन लोगों को आई थी सारी। खैर वो वाकया हो गया, अब समझ ना आए किसी को। अब
اس کے فاقے کے بعد نام اب دشمنی تو اسی گھرانے کے ساتھ تھی, نام ہی نہیں کہا آ رہا تھا, لیکن اس کی بلاج کی والدہ نے, بلاج نے اور جو مطلب کہ لوگ بیچ میں پڑ کے جنہوں نے ان کی بات چیت کروائی تھی, انہوں نے بڑی گارنٹیاں دیں, یہاں تک بھی کہا کہ ہم قرآن پہ بھی حلف دینے کو تیار ہیں, نیا دیتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی تعلق نہیں, یعنی کہ ہم نے نہیں کروائی. وہ تو بات تب نکلی جب وہ اکبر بلا ڈی ایس پی جو ریٹائرڈ تھا, اس کا بیٹا وہ بیٹے کو لے کے سی سی پی او کے پاس پیش ہو گیا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس طرح بلاج وغیرہ نے فائرنگ کی, میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے. سارا بات تو تب کھلی. اس کے بعد بھی چلتا رہا سلسلہ کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے, لیکن معاملہ ختم نہیں ہونے دیا کچھ لوگوں نے. اب احسن شاہ پاس بیٹھا تھا, وہ جتنی گفتگو تیفی بٹ وغیرہ کے ساتھ ہوتی تھی وہ ریکارڈنگ کر کے آگے ان کو بھیج دیتا تھا. اب وہ بجائے اس کے کہ کچھ جلتی پہ پانی ڈالنے کی بجائے وہ تیل کا کام چلتا ہے. اب اس کے بعد وہ ایک لاوا پکتا رہا, تو بیچ میں پلاننگ بھی چلتی رہی کہ بھئی اگر ان کو تیفی بٹ وغیرہ کو یار کہ یہ تو اب مطلب کہ میرے بچوں کو بھی متعلق سوچنا شروع کر دیا تو یہ تو کام بڑا خراب ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ انہوں نے اپنی طرف سے شروع کر دیا. اب جہاں پھر جس کا جو داؤ لگا وہ اپنا کام کر گئے. اچھا ایک چیز یہاں مجھے بتائیں کہ جب بھی مطلب کہ بٹ برادران پہ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں جو ہے ان کو نامزد کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ بہت سے معاملات میں گوگی بٹ کا بالکل انوالومنٹ نہیں. آپ کو میں تیفی بٹ کی کوئی تھوڑی سی سوچ بتاؤں. اگر تیفی بٹ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو وہ مشورہ اس نے اپنے فرشتوں سے بھی نہیں کرنا. اچھا, وہ اس نے خاموشی سے بس اپنے اندر رکھنا ہے اور پلان کر کے رکھنا ہے اس نے, اور وہ کام اس نے کر گزرنا ہے. اب اس کام کے بعد نقصان آپ کو, مجھے اور کس کو, وہ بات کی بات ہے. اچھا, تو یہ گوگی بٹ وغیرہ ملک احسان بڑے دوست ہوا کرتے تھے ان کے, لیکن آج کل ان کے کچھ معاملات خراب ہیں. تو ایف آئی آر ان کے خلاف ہوتی تھی. ٹیپو کے مرڈر کی ایف آئی آر جو اپنا ایوان عدل اٹیک ہوا تھا وہ عابد باکسر کے خلاف ہوا, تیفی کے خلاف, گوگی کے خلاف, ملک احسان ان کے خلاف درج ہوا, حالانکہ ان کا اس سے وقوع سے کہتے ہیں تعلق بھی کوئی نہیں تھا. یہ اس طرح سے انٹیروگیشن میں بھی یہ سارا کچھ ثابت ہوا. ٹیپو کے مرڈر میں بھی ملک احسان گوگی بٹ جو تھے وہ بے گناہ تھے. اچھا, اور انٹیروگیشن کے مطابق تیفی بٹ جو تھا اکیلا ماسٹر مائنڈ تھا اس کا. اچھا, جتنی بھی انٹیروگیشن ہوئی ہے تفتیش اس کے مطابق تیفی بٹ ماسٹر مائنڈ تھا اس میں. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا حال ہی میں بھی کوئی کوشش ہو رہی تھی دونوں خاندانوں کی صلح کروانے کے حوالے سے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید بلاج کے مرڈر سے پہلے بھی کوئی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ معاملہ سلجھ جائے. یہ اپنا احسن شاہ کے مرڈر سے پہلے. اچھا, احسن شاہ میں تو مرڈر ہی کہوں گا وہ, کیونکہ جس طرح سے اس کو مارا گیا وہ انکاؤنٹر بس ایسے ہی ہوتا ہے, یہاں پر انکاؤنٹر ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا, احسن شاہ کے مرڈر سے پہلے کچھ ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی صلح کے لیے, مطلب جو بلاج کے مرڈر کے بعد, بلاج کے مرڈر کے بعد, بلاج کے مرڈر کی صلح کے لیے ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی. اس میں ایک کوئی کینیڈا میں ایک شخصیت ہے, یہیں سے فرار ہو کے گئی ہوئی ہے وہ ایک شخص, اس کی کہتے ہیں کہ میری انفارمیشن کے مطابق تیفی سے کوئی گفتگو ہوئی تھی صلح کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یار تیفی بٹ کو کہ امیر موصف جو قتل کا مدعی ہے وہ میرا بھائی ہے چھوٹا, تو بس آگے اس معاملے کو لے کے نہیں چلنا, اس کو معاملے کو ختم کرنا ہے, صلح کے حوالے سے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو تیفی بٹ نے اس سے کہا تھا کہ بھی بتائیں کس طرح صلح, کیا طریقہ کار ہے. تو اس نے کہا جی 50 کروڑ روپیہ قصاص کے طور پہ آپ کو دینا پڑے گا. تو تیفی نے کہا, اگلی بات اس نے یہ نہیں کہا کام میں زیادہ ہے یا جو بھی ہے کیسے ہوگا. اس کا تیفی کا اگلا سوال اس سے یہ تھا کہ بلاج کی والدہ بیان دے گی. انہوں نے کہا جی پیسے آپ بھیجیں, آپ ایگری کرو, میں آپ کی ویڈیو کال کروا دوں گا بلاج کی والدہ کے ساتھ صلح کے حوالے سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈیمانڈ جو 50 کروڑ کی یہ بلاج فیملی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ تھی. 50 کروڑ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, یہ اماؤنٹ ان کے لیے جتنا پیسہ ان کے پاس ہے, نہ تیفی بٹ وغیرہ کے لیے کچھ اماؤنٹ ہے, نہ ان کے پیسوں کے حوالے سے تو دونوں. لیکن اس کے پیچھے نا کوئی مقصد کچھ اور ہوتا ہے, سوچ کچھ اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, دشمندار جو ہوتے ہیں نا وہ اگر تو انہوں نے دشمنی نبھانی ہے, آگے دشمنی کو لے کے چلنا ہے, تو وہ اس حوالے سے اس قسم کا کڑوا گھونٹ بھی پی لیتے ہیں.
अच्छा, कि भाई एक बंदा यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, तो आप उसका क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पुलिस बेबस है, पुलिस नहीं किसी को लेके आ सकती बाहर से। अब जहाँ पर वो है वहाँ से वो तो अपना हमारे मुल्क के जो है वो क्या कहते हैं उसको, सफारती ताल्लुक। हाँ, उसमें भी नहीं है कि जी वहाँ से कोई रेड वारंट लेके वहाँ ले आया जाए उनको। जावेद भट्ट साहब का जो अफसोसनाक वाक़या है, इनके हवाले से कभी आपने कोई इनकी मुलाकात या इनके हवाले से कुछ सुन रखा हो? जावेद भट्ट से मेरी मुलाकात रही है, लेकिन दोस्ती नहीं थी, लेकिन सलाम दुआ जब भी कहीं किसी जगह किसी खुशी गमी में कहीं मुलाकात हो जाती, किसी जनाजे में कोई दोस्त वोस्त कोई फौत हो गया या किसी शादी में, वो बेसिकली शरीफ इंसान था यार, उसका इन सारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। तीफी भट्ट के कारोबारी मामलात वो ज़रूर देखा करता था, या कुछ लीगली मामला कह लें कि उनको देख लिया, लेकिन दुश्मनदारी ये इन मामलात में वो कभी भी नहीं वो शख्स आया। शरीफ बंदा था, अपने काम से काम रखता था, और मतलब पहले कभी इस किस्म का वाक़या हुआ भी नहीं कि इस दुश्मनदारी में को फैमिली के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, उनको टारगेट किया जाए। ये पहली दफ़ा ही हुआ है और ये गलत रीत पड़ गई है बहुत। अब आगे आने वाले हालात में पता नहीं क्या होगा। फैमिली साहब मौजूद है, वो भी देखे ना, चलो या तो वो अकेला जा रहा हो, वो उसके पोते पोतियाँ साथ थी गाड़ी में, मिसेज उसकी जावेद भट्ट की, तीफी भट्ट की जो हमशीरा है वो जख्मी है उसमें। अब ये तकलीफ का अंदाजा तो नहीं हो सकता जिन पे ये गुजरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब जाहिरी बात है, अब किसी को जब आप सुई चुभोगे तो फिर अगला सुआ तो हाथ में लेके अपना आप पर अटैक करेगा उसमें। अच्छा आमिर भाई, प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, इसकी FIR आपने पढ़ी है? हाँ जी, मैंने पढ़ी है FIR। उसके हवाले से आपका क्या तजिया कहता है आपके? मेरी अपनी सोच है, सारी जिंदगी क्राइम रिपोर्टिंग की है, देखते हैं सोचते हैं इसके मतलब कि यार ये क्या हुआ, क्या है, किस तरह से हुआ है। हालांकि अगर उसमें नामजद करना था तो अमीर मौसफ को करते जो मुकदमे का मुद्दई है। अमीर बलाज के बाद एक तो सरबराह भी वही थे और उन्हीं का नाम हर तरफ गर्दिश था। केस को भी मतलब कि लीड वही कर रहा है, मुद्दई वो थे अमीर बलाज के, तो उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। होती 109 में उसकी बलाज की वालदा के खिलाफ करवाते 109 की FIR। इसमें तो 109 में किसी को भी नहीं रखा, किसी को नहीं है। कैसर भट्ट भी, अमीर फाते भी, और जो 2 अननाउन डाले हैं उन्होंने मौके पर ही डाले उन्होंने। तो ये बड़ा ना एक सवालिया निशान है अमीर फाते को नामजद करना। अब अमीर फाते नामजद हो गया तो इसके बाद अब जाहिरी बात है, अगर उसने केस को फेस करना है, अगर उसने मुल्क से बाहर नहीं जाना, उसको उसके पेरेंट्स वालदा ने उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाना, उसको केस को फेस करेगा, तो उसको फेस करने के लिए उसको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, बेल करवाने के लिए अपनी तारीखें डलेंगी, तारीखों पर भी जाना पड़ेगा उसको, पुलिस के पास शामिल तफ्तीश भी होना पड़ेगा, उसके लिए वो घर से भी बाहर निकलेगा। तो अब आप खुद समझदार हैं कि जब वो घर से बाहर निकलेगा तो कुछ भी हो सकता है, इसमें खतरा तो है इसके लिए। अब FIR दर्ज करवाने वालों की सोच क्या है ये गॉड नोज बेटर, लेकिन हमारी अपनी अकल जहाँ जाके रुकती है इस मामले में, हमें तो यही समझ आता है कि खतरा है इसमें। क्योंकि अमीर और ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, इसमें समझ नहीं आती कि ये मामला किस तरह से थमेगा। और कोई ऐसे लोग भी हमें नजर नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आते जो इन दोनों पार्टियों को बिठाकर इनके मामला सुलहजोई की कोशिश करें। लेकिन अब तो सुलहजोई वाली बात ही कोई नहीं ना रही इसमें, अब तो समझ ही कुछ नहीं आता, समझ से बाहर है ये मामला। क्योंकि मेरे ख्याल सोशल मीडिया पे अमीर फतेह के हवाले से कोई वीडियो चल रही थी कि वो उस वक्त यानी कि वक़्त के वक्त उनके घर की कोई फुटेज है कि वो अपने घर में मौजूद थे। लेकिन ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैंने आपको कहा ना कि किसी को FIR में रखने के लिए मेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाए, मेरे सारे शवाहिद आपको मिलेंगे, मेरे मोबाइल लोकेशन आ जाएगी, मेरी 4 गवाहियाँ आ जाएंगी, जियो फेंसिंग आ जाएगी, पता लग जाएगा कि मेरी मौजूदगी कहाँ है वक़्त के मुताबिक। तो ये तो 100% उनको यकीन होगा, वो मतलब कि इतने भी बुद्धू नहीं है वो कि वो जो FIR दर्ज करवा रहे हैं वो इसमें FIR जो है एक मतलब घंटे का काम है, वो उसमें से उसका नाम खारिज होना FIR में से, वो इतने बुद्धू नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ सोच इसके पीछे ज़रूर शामिल है अमीर फाते को नामजद करने के लिए। एक चीज आपको मैं बताऊं कि अमीर फाते तीनों भाइयों में सबसे छोटा है और लाडला भी है। जाहिर बात, ठीक है।
تو مطلب کہ اگر کسی کو کوئی دشمن کو اپنے کسی کو کوئی اذیت دینی اور تکلیف دینی ہو نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار اس کو سب سے پیاری چیز اس کی کیا ہے, اس کو کہاں سے اذیت ملے گی زیادہ. ہاں ظاہری بات ہے کہ جب آپ دشمن کا کوئی بہتر تو کوئی بھی نہیں سوچے گا. اختتام پہ یہ بتا دیں کہ احسن شاہ کا جس طرح سے زیر حراست جو بھی معاملات ہوئے, آپ نے اور بھی اس طرح کے معاملات ہم بیہائنڈ دا کیمرہ بھی ڈسکس کر رہے تھے, یہ کیا معاملات ہوتے ہیں؟ یار اصل میں نا یہ ہمارا نا پروسیکیوشن برانچ جو ہے نا بڑی کمزور ہے. ہماری طرف پولیس کی طرف سے جو کچھ چلان جمع ہوتے ہیں نا عدالتوں میں, وہ مطلب کہ اتنے لو پولز اس میں ہوتے ہیں کہ ملزموں کو فیور کے بے پناہ مواقع ہوتے ہیں, اس میں بے پناہ رستے ہوتے ہیں. لیکن پھر ماورا عدالت تو کوئی اب ماورا عدالت اب سے نہیں چلا آ رہا, یہ تو میں 30 سال 32 سال ہو گئے, میں تو تب سے دیکھتا آ رہا ہوں یہ معاملات سارے یہ چلے آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا چلو اینڈ میں. لیٹ 90s کی بات ہے, ایک چھوٹی بچی کو 12-14 سال کی, اس کے ساتھ ریپ ہوتا ہے اور مرڈر ہو جاتی ہے چونگ کے علاقے میں. تو اس دور میں ایس ایس پی حاجی حبیب الرحمان ہوا کرتے تھے, آئی جی ریٹائرڈ ہوئے ہیں, یا گورنر راج لگا تھا اس دور میں, آئی جی تھے پنجاب کے وہ. اب وہ انسیڈنٹ یار اس دور میں ایسا تھا کہ مطلب کہ دل ہلا دیا اس انسیڈنٹ نے نا, مطلب کہ جو بھی کچھ سنتا تھا, جس نے بھی دیکھا تھا وہ سمجھ نہ آئے. خیر وہ رات کو ہمیں یاد ہے ایک انسپیکٹر ہوا کرتا تھا شیخ ارشد لطیف, اس نے ان ملزموں کو پکڑ لیا. اب رات کا ٹائم تھا تو گنتی کے اس وقت نا ہم کو 8 10 12 کرائم رپورٹر ہوا کرتے تھے اس دور میں. اب تو بھرمار ہے نا پورے لاہور میں, بس اب تو 1200-1400 کرائم رپورٹر لے لیں آپ یہاں پہ. اس ٹائم 10-12 کرائم رپورٹر ہوا کرتے تھے. تو حاجی حبیب الرحمان نے نا رات کو سب کرائم رپورٹرز کو اپنے آفس بلا لیا. تو بلا کے نا انہوں نے چائے شائے پلائی اور کہا یار میں معافی چاہتا ہوں, ایمرجنسی میں تم سب کو بلایا ہے, وہ جو واقعہ بچی والا ہوا وہ تمہارے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. کہ جی ایسا بتائیں. کہ یار یہ ملزم پکڑ لیے ہیں, انہوں نے یہ جرم کیا, اقبال جرم بھی کر لیا انہوں نے, یہ بچی کے ساتھ زیادتی کیا, انہوں نے اس کا مرڈر کر دیا. یار ان کا کیا ہونا چاہیے آپ لوگ بتاؤ. اچھا ہم لوگ سب مطلب کہ شکل دیکھتے رہے حاج صاحب کی کہ حاج صاحب کیا کہہ رہے ہیں. خیر سب دوستوں کا نا ایک ہی مطلب کہ متفقہ فیصلہ تھا. ان کا حاج صاحب آپ ان کے متعلق جو فیصلہ کریں گے نا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. اس دور میں اخبارات میں خبریں چھپتی تھیں, ان کا اثر بھی بہت ہوتا تھا. ایسی ہے کیونکہ اونلی سورس آف میڈیا وہی تھا. اب ہم نے کہا صاحب آپ اس کا جو فیصلہ کریں گے نا ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس میں. ان کا جی ٹھیک ہے. رات کو ان کو مار دیا دونوں کو. اب صبح جو اخبارات چھپے تھے نا اس میں سب سے اچھی ایک لیڈ تھی, آئی تھنک نوائے وقت اخبار کی تھی. نعیم مصطفیٰ ہمارے سینئر کرائم رپورٹر ہیں, وہ نوائے وقت میں کرائم رپورٹنگ کیا کرتے تھے. یار میرا خیال شاید میں غلط کہہ رہا ہوں, پاکستان میں شاید ہوتے تھے وہ اس ٹائم, پاکستان میں ہوتے تھے. پاکستان کی مین لیڈ چھپی تھی ان کو, مجھے آج تک یاد ہے اس کے ورڈنگ کہ پولیس کا طے شدہ مگر جائز مقابلہ. اچھا ٹھیک ہے, وہ مجھے آج تک یاد ہے ورڈنگ اس لیڈ کی. تو یہ معاملہ جو ہے نا شروع سے ہی بعض لوگوں کو انصاف ملتا نہیں ہے عدالتوں سے. اب عدالتیں مجبور ہیں, انہوں نے ثبوت دیکھنے ہوتے ہیں, گواہ دیکھنے ہوتے ہیں. وہ اس بیس پہ ملزموں کو بے پناہ مواقع ملتے ہیں وہاں سے چھوٹنے کو, لوگ چھوٹ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہ بس سمجھ لیں کہ ایک اس کو روکنے کا ایک ذریعہ یا کرائیٹیریا ایک اپنایا ہے کہ یہ ماورائے عدالت. انکوائری وغیرہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں انکوائریاں, ان کی انکوائریاں ہوتی ہیں لیکن وہ فائل ہو جاتی ہیں انکوائری. جس طرح کا یہ متن لکھتے ہیں اس میں بھی عجیب و غریب کہانی سمجھ نہیں آ رہی. میں اصل میں نا بس ایک یہی روایتی سی ایک کہانی ہوتی ہے کہ ساتھی آئے ملزم چھڑوانے کے لیے, تو ان کی فائرنگ ہوئی, ان کی اپنی فائرنگ سے وہ مر گیا, پولیس والے محفوظ رہے. بس اس قسم کی کچھ ہوتی ہے. ادروائز اللہ تعالیٰ جو ہے پناہ عطا فرمائے اور ہر شخص کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. معاملات اسی طرح کے ہیں. ہمارے ساتھ عامر مرزا صاحب موجود تھے اور تمام تر جو تفصیلات تھی اس حوالے سے وہ ہمارے ساتھ رکھ رہے تھے. اس میں ان کا تجزیہ بھی شامل تھا, انہوں نے جو حقائق اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے وہ بھی بتا رہے تھے. بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا پھولوں کا شہر لاہور ہے وہ اس کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ جو انتظامیہ ہیں اس کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ اتنے بڑے معاملات ہو گئے اور ایک ہفتے میں 2-3 ایسی ایکٹیویٹیز ہوگی, اس پہ کسی نے کوئی بات کرنا گوارا نہیں سمجھا. کسی کو پولیس کے کسی
किसी ऑफिशियल ने इस पे बात करना गवारा नहीं समझा, तो मेरा ख्याल है कि आवाम इतना इंटरेस्ट ले रही है, तो मेरा ख्याल है कि आवाम को भी इसमें शामिल करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए जो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई कोई आईजी साहब आके बात करेंगे, कोई डीआईजी साहब बात करेंगे, कोई हुकूमती अहदेदार बताएगा कि हुआ क्या, हो क्या रहा है। बहरहाल ये मामला इसी तरह से चल रहे हैं। अपनी राय से आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।